Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about human-elephant conflicts in Assam. And this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. It is also important from our syllabus paper 6 Assam topics point of view. देखिए ये आर्टिकल कहता है कि हाल फिलहाल में ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं इन आसाम. इफ़ यू सी ए डेटा रिलीज्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, सो पिछले 10 सालों में सिंस 2010 to 2019 761 people and 249 elephants were killed in Assam because of human elephant conflict. तो पिछले कुछ सालों में ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स इतने क्यों बढ़ गए हैं उसका कारण भी देखते हैं. लगातार फॉरेस्ट एरियाज़ घट रहे हैं और उसके अलावा जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनको लगातार हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन द एलिफेंट कॉरिडोर्स. एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं वो भी ज़रा समझिए. देखिए होता क्या है, एक बात तो आप जानते हैं कि एलिफेंट्स आर बल्की एनिमल्स और एलिफेंट्स अकेले रहते भी नहीं हैं. दे लिव इन अ ग्रुप, दे आर कॉन्ग्रेजियस एनिमल, दे डू नॉट लिव इन सॉलिटरी. तो जिस भी एरिया में एलिफेंट का ग्रुप रहता है उस एरिया के रिसोर्सेज को, पेड़ पत्तों को ये लोग बहुत जल्दी खा जाते हैं और फिर इनको ज़रूरत होती है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव करने की. तो पूरे अपने झुंड के साथ फिर वो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव करते हैं विथ हेल्प ऑफ सच नेचुरल कॉरिडोर्स दैट हैव बीन क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इस तरीके से एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फिर दूसरे जगह जो आते हैं वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पे वो कुछ दिन सर्वाइव करते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं. सो इन दिस वे द नेचुरल कॉरिडोर्स या एलिफेंट कॉरिडोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट्स पॉपुलेशन. लेकिन हमने क्या किया है, इस तरह के नेचुरल कॉरिडोर्स पे, इस तरह के एलिफेंट कॉरिडोर्स पे हमने बना दी हैं कई सारे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड, रेलवेज. और इस कारण से एनिमल्स, खासकर एलिफेंट्स और ह्यूमंस के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है. एलिफेंट्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कन्फ्लिक्ट हैज़ राइजन एंड दैट हैज़ लेड टू डेथ ऑफ एलिफेंट्स ऑल्सो. बहुत बार एलिफेंट्स मार दिए जाते हैं बाय द लोकल पीपल. बहुत बार एलिफेंट्स डाई बिकॉज ऑफ देयर कोलिजन विथ बस और ट्रेन. सो एलिफेंट्स नीड्स टू बी कंजर्व्ड सिंस दे आर हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. और अगर IUCN स्टेटस की बात की जाए तो एलिफेंट्स आर स्टिल कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक. सो एलिफेंट्स मस्ट बी कंजर्व्ड. इनके कंजर्वेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एलिफेंट, गज यात्रा इनिशिएटिव या एलिफेंट सेंसस कराया जाता है हर 5 सालों पे. तो एक एक करके तमाम इनिशिएटिव्स देखते हैं दैट हैव बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स. प्रोजेक्ट एलिफेंट ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1992 में लॉन्च किया गया था, जिसका 3 मेन पर्पस है. एलिफेंट्स के हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स के कन्फ्लिक्ट, एलिफेंट्स एंड मैन के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, और जो भी कैप्टिव एलिफेंट्स है, कैप्टिव एलिफेंट जैसे कि जू के अंदर जो एलिफेंट्स होते हैं या फिर एलिफेंट रिजर्व्स के अंदर जो कैप्टिव तरीके से, पालतू तरीके से एलिफेंट्स रखे जाते हैं, उन सारे एलिफेंट्स का भी वेलफेयर प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देखा जाता है. प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देती है भारत सरकार टू द रेस्पेक्टिव एलिफेंट रिजर्व स्टेट्स. दूसरा है गज यात्रा इनिशिएटिव. गज यात्रा इनिशिएटिव में इंडिया के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको कंजर्व करने की बात की गई है. गज यात्रा इनिशिएटिव के अंतर्गत जो भी नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल कॉरिडोर्स हैं एलिफेंट्स के, उन सबको वहाँ से कोई भी ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड या रेलवेज बनाने पे लिमिटेशन है, पाबंदी है. तीसरा है एलिफेंट सेंसस. हर 5 साल पे एलिफेंट्स की काउंटिंग होती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है. अकॉर्डिंगली फिर अलग अलग पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती है इन ऑर्डर टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट. तो लास्ट एलिफेंट सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2017 और उसके हिसाब से कर्नाटका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स विच इज़ 6049. दूसरे नंबर पे आसाम विच हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स विथ टोटल नंबर ऑफ 5719.
और ज़्यादा असम के अंदर अगर स्पेसिफिक बात की जाए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एलिफेंट और मैन कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, तो एक इनिशिएटिव लाया गया है जंबो खेती। देखिए जंबो खेती जो है वो नगांव के जो प्लेन एरिया के फार्मर्स हैं उन्होंने मिल करके आपस में इनिशिएटिव लिया है। ये जो कार्बी अंगलोंग वाला हिल्स एरिया, यहाँ पे कई सारे एलिफेंट्स रहते हैं हिली एरियाज़ में, और फिर ये हिल से उतर करके प्लेन्स में आकर के और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रॉप्स को खाने के लिए वो आते हैं। इस प्रोसेस में बहुत बार ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, कभी ह्यूमंस मारे जाते हैं, कभी एलिफेंट्स मारे जाते हैं। तो फिर इस नगांव प्लेन्स के जो विलेजर्स हैं, विलेज के लोग हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने मिल करके लगभग 203 हेक्टेयर का जो कॉमन एरिया है वहाँ पे कुछ वाइल्ड फीड्स उगाने शुरू कर दिए हैं। वाइल्ड फीड जहाँ पे पैडी, जैक फ्रूट, बनाना, नेपियर ग्रास या ऑटूंगा ये सब उगा देते हैं यहाँ लोग यहाँ पे, ताकि जब ये एलिफेंट्स ऊपर से हिली एरिया से नीचे उतरें इनको पहले ही काफ़ी कुछ खाने को मिल जाए फ्रॉम दिस जंबो खेती इन दिस रीजन। इसको एलिफेंट रेस्टोरेंट भी कहते हैं। तो इनको काफ़ी कुछ यहीं खाने को मिल जाए और इसको खा करके वो वापस अपने अपने हिली एरियाज़ में चले जाए और एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सके। अब जरा करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए हाल फिलहाल में आसाम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फैसला लिया है। क्यों ये आर्टिकल आया वो समझिए। आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है कि जो एलिफेंट्स हैं, कम से कम 5 ऐसे एलिफेंट्स हमारे स्टेट आसाम में, उनके गले के अराउंड एक नेक कॉलर लगाया जाएगा। नेक कॉलर, एटलीस्ट 5 एलिफेंट्स इन दिस हाई कन्फ्लिक्ट हैबिटेट्स। जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है एलिफेंट्स और इंसानों के बीच में, उन एरियाज़ में 5 एलिफेंट्स को टारगेट किया जाएगा और उनके गले के अराउंड इस तरह का नेक कॉलर या रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। ये जो रेडियो कॉलर से फ़ायदा क्या होगा, दे आर GPS इनेबल्ड कॉलर्स, सो दे कैन रिले इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिफेंट्स वेयर अबाउट्स। ये एलिफेंट्स कहाँ हैं, किस एरिया में मूव कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। समझिए इस बात को। किसी एक मेन एलिफेंट के गले में अगर ये रेडियो कॉलर लगा दिया गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिफेंट्स अकेले तो घूमते नहीं हैं, दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप। तो एक एलिफेंट के नेक कॉलर से हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप किस डायरेक्शन में या कहाँ मूव कर रहा है। ये जो नेक कॉलर है दैट विल बी अबाउट 8 kg हेवी। हाउ दिस रेडियो कॉलर विल हेल्प, ये किस तरीके से काम करेगा वो भी समझिए। इसके 2 फायदे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट विल एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। People will know in which direction elephants are moving and accordingly they can prepare. Second, over a period of time हमें पता लग जाएगा कि एलिफेंट्स कौन कौन से कॉरिडोर्स में मूव करते हैं, कौन कौन सा हैबिटेट जो है वो एलिफेंट्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एलिफेंट जा कर के एक दिन भी नहीं रुकता है, फिर वापस वहाँ से कहीं और चला जाता है, फिर वहाँ 2-3 दिन रुकता है, फिर कहीं और चला जाता है। तो जहाँ पे एलिफेंट्स कम समय बिता रहे हैं जिस भी हैबिटेट में, इसका मतलब ये है कि वो हैबिटेट ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पे इनफ रिसोर्सेज नहीं है एलिफेंट्स को सस्टेन करने के लिए, तो उस हैबिटेट को हमें फिर रिवाइव करने की ज़रूरत होगी। सो दिस विथ हेल्प ऑफ दिस नेक कॉलर वी कैन ट्रैक कि हाउ द एलिफेंट्स आर रोमिंग, और उससे हमें एलिफेंट कंजर्वेशन में भी मदद मिलेगी। तो अगर कभी भी अब आपसे सवाल आ जाए APSC में, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट पे सवाल आ जाए मेंस में, या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं एलिफेंट पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए मेंस में, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि हाल फिलहाल में रेडियो कॉलर्स लगाए जा रहे हैं एलिफेंट्स के नेक के अराउंड, विच विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स पॉपुलेशन इन फ्यूचर। एलिफेंट्स से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो PT परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। एज आई टोल्ड यू, एलिफेंट्स मूव इन ग्रुप्स। ग्रुप में भी एलिफेंट ग्रुप इज लेड बाय अ लेडी एलिफेंट, एन ओल्डर एक्सपीरियंस्ड लेडी एलिफेंट लीड्स द ग्रुप और द हर्ड। That is why elephant families are known as matriarchal family. They have matriarchal head. मतलब a lady elephant is the head in elephant family. The next article is taken from national segment. It is about Rani Gandeliu. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian history point of view. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि पहला जो फर्स्ट ट्राइबल डे या जनजातीय गौरव दिवस इस साल के 15 नवंबर को मनाया गया। दिस इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। तो इस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि देश के अंदर 10 ट्राइबल म्यूजियम्स बनाए जाएंगे अलग अलग जगहों पे। और पहला ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया एट रांची इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ
ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जी के याद में ये रांची वाला ट्राइबल म्यूजियम बना दिया गया। 9 और ट्राइबल म्यूजियम्स बनाए जाएंगे अलग अलग एरियाज़ में इन आर कंट्री। तो एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है तामेंगलोंग इन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में जो बनाया जा रहा है इन मणिपुर, ये ट्राइबल म्यूजियम विल बी created to commemorate the contribution of Rani Gandelyu. तो रानी गैंडेलियू लाइक बिरसा मुंडा was also a tribal freedom fighter। उनके बारे में हम इस आर्टिकल में समझेंगे, जिनके याद में, जिनके रिस्पेक्ट में तामेंगलोंग वाला ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है इन मणिपुर। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट रानी गैंडेलियू। शी वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1915 एट नुंगकाओ इन मणिपुर। तो रानी गैंडेलियू, एज आई टोल्ड यू, शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड शी बिलोंग टू जेलियांगरोंग ट्राइब विच इज़ अ मेजर नागा ट्राइब। तो एट द एज ऑफ 13 शी जॉइंड हर कजिन हैपेऊ जादोनांग। देखिए, रानी गैंडेलियू के कजिन थे हैपेऊ जादोनांग, जो हेराका मूवमेंट चला रहे थे, और हेराका मूवमेंट को ज्वाइन किया रानी गैंडेलियू ने एट द एज ऑफ 13। अब ये हेराका मूवमेंट एंटी ब्रिटिशर मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था ओरिजिनली। हेराका मूवमेंट वाज ए स्पिरिचुअल मूवमेंट विच वाज डेडिकेटेड एट रिवाइविंग द एंशियंट नागा ट्राइबल रिलीजन, कि भाई जो ओल्ड ओरिजिनल नागा ट्राइबल रीजन है उसको रिवाइव किया जाए, उस कल्चर को रिवाइव किया जाए। उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्टिव था हेराका मूवमेंट का, विच वाज रन बाय रानी गैंडेलियूज कजिन हैपेऊ जादोनांग एंड दिट वाज ज्वाइंड बाय रानी गैंडेलियू एट द एज ऑफ 13। लेकिन धीरे धीरे फिर ये जो हेराका मूवमेंट था विच वाज ओरिजिनली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर रिवाइवल ऑफ नागा ट्राइबल रिलीजन, इट बिकेम ए पॉलिटिकल मूवमेंट एंड स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसके पीछे एक मेन कारण था कि ब्रिटिशर्स के सपोर्टेड क्रिश्चियन मिशनरीज इस एरिया में ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर इसको होते हुए रोका जादोंगनांग ने, हु वाज रनिंग हेराका मूवमेंट। तो फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी उनके कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए एंड स्लोली दिस स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर नागा ट्राइबल रिलीजन कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और फिर ब्रिटिश और इन जेलियांग ट्राइब्स के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ अंडर दिस हेराका मूवमेंट। तो दिस हेराका मूवमेंट बिकेम अ फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट और अ पॉलिटिकल मूवमेंट। 1931 में जादोनांग वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। उसके बाद रानी गैंडेलियू लेड द हेराका मूवमेंट। 1932 में सी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कई सालों तक वो जेल में रही। 1937 में लगभग 5 साल जेल में रहने के बाद उनसे एक बार जवाहरलाल नेहरू जी की मुलाकात हुई, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रॉमिस किया रानी गैंडेलियू को कि ही विल ट्राई टू गेट हर फ्री फ्रॉम जेल इम्प्रिजनमेंट। उसी टाइम में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मुलाकात हुई थी रानी गैंडेलियू से, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी ने रानी गैंडेलियू को रानी का टाइटल दिया था। तब से सी इज़ नोन एज रानी गैंडेलियू। सो ऐसा नहीं कि सी बिलोंग टू एनी डिवाइन और प्रिंसली क्लास, एनी रूलिंग क्लास, बट सी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ रानी बाई जवाहरलाल नेहरू जी। तो रानी गैंडेलियू लेटर ऑन 1932 में उनको जेल की सज़ा हुई थी। सी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाए, उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराने का। सी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी रानी गैंडेलियू वर्कड फॉर यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ नागालैंड विथ और नागा ट्राइब्स विथ इंडिया। आपको पता होगा कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, हमारा आज़ादी के बाद नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी मूवमेंट स्टार्ट हुए बाय नागा नेशनल काउंसिल NNC which demanded to have a separate country out of India. So this secessionist movement was started by Naga National Council, but this was not supported. In fact, this was opposed by Rani Gandeliu, who always worked for unity and territorial integrity of India till her death. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about gallantry award. This topic is important from our prelims exam point of view. It is not very much important from mains perspective. तो देखिए, गैलेंट्री अवार्ड, ये वीरता अवार्ड, ये भारत सरकार देती है इन टू ऑनर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस. ये अवार्ड ज़्यादातर वैसे तो आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी गिवन टू सिविलियंस. तो इट इज़ गिवन टू आर्म्ड फोर्सेज और अदर लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड फोर्सेज लाइक पुलिस फोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्स, बट इट कैन ऑल्सो बी गिवन टू सिविलियंस.
These gallantry awards are announced twice in a year, first on the occasion of Republic Day and second on the occasion of Independence Day. गैलेंट्री अवार्ड्स दो टाइप के होते हैं. गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ एनिमी, जब किसी दुश्मन देश को फेस करते हुए हम कुछ वीरता का काम करें तो उस केस में ये इस तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं. गैलेंट्री अवार्ड्स इन द फेस ऑफ एनिमी, इसमें भी सबसे ऊपर होता है, सबसे रिस्पेक्टफुल होता है परम वीर चक्र, फिर आता है महावीर चक्र और फिर होता है वीर चक्र. दूसरा होता है गैलेंट्री अवार्ड्स अदर दैन इन द फेस ऑफ एनिमी. अगर आपने कुछ महानता का काम किया, कुछ लोगों की जान बचाई, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट में अपनी जान को खतरे में डाल करके कुछ इस तरह के बहादुरी के काम दिखाए, बट यू आर नॉट फेसिंग एनी एनिमी कंट्री, यू जस्ट शोन सब ब्रेवरी, उस केस में आपको इस सेकंड कैटेगरी वाला गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा. इसके भी 3 टाइप हैं. अशोक चक्र इज हाईएस्ट, कीर्ति चक्र एंड देन शौर्य चक्र. करंट न्यूज़ ये है कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं टू द ब्रेव सोल्जर्स, स्पेशली वो सोल्जर जिनकी गलवान वैली में हु वेर मर्टायर्ड, उनके परिवारजनों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं. ज़्यादातर लोगों को तो देखिए ये वीर चक्र दिया गया है सिंस दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ वाइल फेसिंग द एनिमी. उसके अलावा आपको याद होगा अभिनंदन वर्तमान साहब, कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, जिन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था जस्ट आफ्टर बालाकोट एयर स्ट्राइक. आपको याद होगा 2019 में पहले हमारे यहाँ पे पुलवामा टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर उसके जवाब में हमने बालाकोट जो POK वाला एरिया है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक की, टेररिस्ट सेंटर्स के ऊपर हमने एयर स्ट्राइक किया. उसके एक दिन बाद फिर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स हमारे देश में घुस आए थे, जिसको चेज करते हुए हमारे जो इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स हैं उन्होंने उसको चेज करते हुए कई सारे पाकिस्तानी F-16 एयरक्राफ्ट फाइटर्स को चेज किया. उसमें से एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया. उसी दौरान फिर अभिनंदन वर्तमान साहब पाकिस्तान के अंदर इंटर कर गए, जहाँ पे वो कैप्चर भी कर लिए गए थे. बाद में ही वॉज रिपैट्रिएटेड बैक टू इंडिया. तो अभिनंदन वर्तमान साहब को भी इस बार गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं बाय आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही हैज़ बीन गिवन वीर चक्र अवार्ड. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article taken from economy segment, it is about strategic oil reserves. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो देखिए इंडिया ने कई सारे जगहों पे, इनफैक्ट 3 जगहों पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का स्टॉक पाइल बना करके रखा हुआ है. नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मतलब ये कच्चा तेल अलग अलग जगहों पे ज़मीन के नीचे हमने एक आप समझिए कि केव बना करके ज़मीन के नीचे 3 जगहों पे कच्चा तेल स्टोर करके रखा है, जो हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन इन सम इमरजेंसी सिचुएशन अराइजेस. तो इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय इंडिया, जहाँ पे हम लोग क्रूड ऑयल रिजर्व्स रखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी क्रूड ऑयल रिलेटेड क्राइसिस. 3 जगहों पे हमारे पास इस तरह के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं. एक है विशाखापट्टनम में इन आंध्र प्रदेश, दूसरा है मैंगलोर में इन कर्नाटका और तीसरा है इन पदूर कर्नाटका. इस तीनों स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व के अंदर हम टोटल 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं. विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, मैंगलोर में 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स. सबसे लार्जर स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व इज एट पदूर विच इज़ 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स. इसके अलावा 2 और हम बिल्ड कर रहे हैं विच विल बी ऑपरेशनल इन फ्यूचर. एक है चांदी खोल उड़ीसा के अंदर बनाए जा रहे हैं और दूसरा अगेन एट पदूर कर्नाटका में बनाया जा रहा है. लेकिन अभी ये 2 पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुए. दी आर अपकमिंग क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक रिजर्व. ये जो 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स का क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक रिजर्व है एट दीज 3 लोकेशंस, दिस इज मेंटेन्ड बाय स्ट्रैटेजिक रिजर्व लिमिटेड, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड कंपनी विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल टू सस्टेन दीज स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व. इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में. अब करंट न्यूज़ देखते हैं जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से. ये करंट न्यूज़ है. भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो 5 मिलियन बैरल्स तक का क्रूड ऑयल रिलीज़ करेगा फ्रॉम इट्स स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व टू मीट इट्स डोमेस्टिक डिमांड. आपको पता है कि हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज जो हैं वो रिकॉर्ड टाइम हाई हैं, बहुत हाई चल रहे हैं, 100 रुपये लीटर के आसपास बिक रहे हैं. तो
प्राइसेस को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए, कूल डाउन करने के लिए भारत सरकार ने सोचा है कि सप्लाई बढ़ा दी जाए। सप्लाई बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 5 मिलियन बैरल्स तक का क्रूड ऑयल यहाँ से स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व से निकालने का फैसला लिया है। इससे कुछ इंटरनेशनल कंसर्न्स भी हो सकते हैं। दुनिया के जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिनको हम लोग ओपेक ग्रुप कहते हैं, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया अपना स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व यूज़ करना शुरू करेगा तो नेचुरली इंटरनेशनल डिमांड कम होगी। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व यूटिलाइज़ करने वाला देश है, तो इंडिया अगर अपना स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व यूज़ करेगा तो इंटरनेशनल डिमांड कम होगी। जब इंटरनेशनल डिमांड कम होगी तो इन देशों के लिए प्रॉफिट कम होगा, या ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा। जैसा देखिए, ये है ओपेक कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। दे आर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। इट वॉज फाउंडेड इन 1960 इन बगदाद, इराक। इट इज़ हेड क्वार्टर्ड इन वियना। स्टार्टिंग में तो बस 5 कंट्रीज़ थे इसके मेंबर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर कंट्रीज हैव ज्वाइंड, एंड दीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अंडर ओपेक प्लेटफॉर्म दे कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू इंश्योर कि देयर इज़ ओनली सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑयल सप्लाई ऑन डेली बेसिस, ताकि ऑयल प्राइसेस क्रैश ना करें। ये कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि ज़्यादा ऑयल वो प्रोड्यूस ना करें, कम से कम ऑयल वो प्रोड्यूस करें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस उनके ऑयल प्रोडक्शन पे मिले। तो नेचुरली ये इन देशों को ये बात पसंद नहीं आएगी कि इंडिया जो है अपने स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व का भी इस्तेमाल कर रहा है रादर दैन इम्पोर्टिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। हो सकता है कि ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व इस्तेमाल करने के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो जाए, और क्रूड ऑयल की डिमांड कम होने के कारण क्रूड ऑयल की प्राइस भी कम हो जाए। लेकिन इंडिया का भी रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट है। इंडिया ने सबसे पहले तो कहा कि हमने तो कई दफ़ा रिपीटेडली वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर कंसर्न कि हमारे देश में ऑयल के दाम बहुत हाई हैं, आप लोग प्लीज़ ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाइए, बट यू डिड नॉट लिसन टू आवर कंसर्न। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग नाउ आवर स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व। दूसरा, इंडिया ने कहा कि हम अकेले से देश नहीं है जो हम ये अपने स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग विथ अदर मेजर ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from Assam segment. It is about 2 MBBS seat to Bhutan. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. देखिए, आसाम सरकार ने फैसला लिया है कि आसाम के अंदर जो सेंट्रल एलोकेशन से 2 सेंट्रल एलोकेशन की MBBS सीटें आसाम को मिलती हैं, उसमें से 2 सीटें वो भूटान के स्टूडेंट्स को अलॉट करेंगे विथ फुल स्कॉलरशिप। बट ये 2 सीटें तभी अलॉट की जाएंगी वंस देयर हैव बीन नेसेसरी अप्रूवल गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एंड क्लियरेंसेस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मुद्दा ये है कि आपको बस याद रखना है कि आसाम सरकार ने हाल फिलहाल में 2 MBBS की सीटें भूटान स्टूडेंट्स को अलॉट किए हैं विथ फुल स्कॉलरशिप। आपसे पीटी में तो ये पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन इंडिया भूटान रिलेशंस। आप लिख सकते हैं कि असम सरकार ने भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए इन ऑर्डर टू इंप्रूव इंडिया भूटान रिलेशंस। कल जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। खलीफा पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज इन UAE एंड गो ब्लू कैंपेन इज रिलेटेड विथ चाइल्ड राइट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।